जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको इतिहास कक्षा 7 का 9वां चैप्टर पढ़ा रही हूँ। और 9वां चैप्टर में आपका अभी जो चल रहा है वो चल रहा है भारत में नई विचारधारा का उदय। नई विचारधारा का उदय किस समय? तो ये जो विचारधारा है, ये नई विचारधारा भारत में आई, लोगों के बीच में नई सोच आई, लोगों के बीच में बदलाव आया, लोग पुराने दकियानूस से बाहर आए, लोगों ने अपने आपसी तालमेल लोगों ने बिछाना शुरू किया, लोग एक दूसरे से एकजुट होने लगे, लोगों में आपसी कम्युनिकेशन संप्रेषण प्रारंभ हुआ और सही और गलत आपस में बोलचाल करने लगे और आवाज़ बुलंद करने लगे। आवाज़ किसकी बुलंद अगेंस्ट बुलंद करने लगे? वैसे लोगों के जिन्होंने लोगों को डरा धमका के और फूट डालकर लोगों के ऊपर शासन करना शुरू किया था। तो इस समय जो है धीरे धीरे अब हम लोग प्रगति की तरफ, 18वीं सदी से वो समय आ गया था कि 150 साल में हम लोग आज़ादी प्राप्त कर लिया। 18वीं सदी में ही 1857 का पहला विद्रोह हुआ था हमारे भारत की आज़ादी का। 1857 का पहला विद्रोह 18वीं सदी में हुआ था और ये विद्रोह ही वो समय था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भारत में बंद करवा दिया था और हमने डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके यहाँ पर राजघराने के शासन को यहाँ पे लाया। उस समय विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया ने इस जगह को फिर भारत को अपना अधिकार क्षेत्र घोषित किया। हमारे ऊपर कंपनी का राजतंत्र, कंपनी की व्यवस्था हट गई। तो ये 18वीं सदी हमारे जागरूकता का समय था। तो 18वीं सदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस इतिहास में और ये कक्षा 7 का पाठ 9 है, ठीक है ना। तो ये भारत का मानचित्र देख लीजिए। इस प्रकार भारत काफ़ी बड़ा था, ये ध्यान देने वाली बात है। अब कम टू द पॉइंट, इसको मैं लोअर डिवीज़न पे ले जाऊँ और चेंज करूँ। तो मैंने आपको पढ़ाया कि उस समय क्या हुआ था। तो मुगल और सल्तनत का शासन भारत में ख़त्म हो गया था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर्स में कौन थे? ब्रिटिशर्स में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो रहा था हमारे यहाँ और ये हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। और इसी क्रम में बंगाल, फिर हैदराबाद और फिर इसी प्रकार अवध, ये 3 जगह खुद को फ्री कर लिए थे, है ना। ये लोग नहीं मानते थे किसका शासन? तो मुगलों का शासन। और ये अंग्रेज को भी नहीं मानते थे क्योंकि इनसे अंग्रेज को भी लड़ना पड़ता था, संधियाँ करनी पड़ती थी। तो ये सब आगे आप लोग जानिएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग आपको बता रहे थे कि ये लोग मुगल के अधीन थे और जब मुगल लोगों का शासन खत्म हो गया, उसका वंशज अच्छे से शासन नहीं कर सका, तब इन्होंने क्या किया? तो धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र घोषित किया और 1700 ईस्वी में ऐसा बदलाव आया जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, उसको भी देखिएगा। बुक्स को बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ना चाहिए। नए राज्यों को 3 समूहों में विभाजित करने का आधार क्या रखना होगा? अब जो नए राज्य हुए, नए राज्य को क्या आधार से अंग्रेज विभाजित करेंगे? यहाँ बात ये आ रही है। ताकवे ऋण, किसानों को राज्य द्वारा दिए जाने वाले ऋण, उसका उद्देश्य पैदावार को बढ़ाना। अब देखिएगा, यहाँ है मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर बंगाल में दो लोग मिलकर शासन किए। ये कौन थे? अलीवर्दी और मुर्शीद खां। मुर्शीद खां से ही मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना हुई थी। ये एक जीके है, ये भी जान लीजिए। अब नीचे आ जाइए। मुर्शीद कुली खां को 1700 ईस्वी में जब बंगाल का प्रांत मिला तो इसने खुद को क्या घोषित कर दिया? सर्वे सर्वा। हम लोगों में बंगालीज में ये बंगाल में था तो इसने उस जगह की उपाधि, प्रजापति को ब्रह्मा कहा जाता है, तो प्रजापति यानी कि सबसे ऊंचा कोटि का स्थान इसने अपने को घोषित कर दिया था। मुर्शीद कुली खां ने खुद को प्रजापति घोषित कर दिया और पूरी सत्ता को इसने अपने हाथों में ले लिया। बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सबसे पहले उसने आय के स्रोत यानी जो टैक्स होता था वो टैक्स लेना शुरू कर दिया। आय के स्रोत किससे शुरू कर दिया? तो किसानों से। ध्यान दीजिएगा। इसलिए बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सबसे पहले आय के स्रोत, भूराज्य प्रशासन नियंत्रण स्थापित किया। प्रशासन के खर्च को कम करना, जागीर भूमि, जमींदारों की जमीन को राज्य की भूमि बना लेना, भूराज्य वसूल करने में इजारेदारी का ठेकेदारी की व्यवस्था को लागू करना, गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करना तथा उन्हें समय पर भूराज्य देने के सामर्थ्य बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिया।
यानी ये जो था क्या किया था, गरीबों का संरक्षण इसको मिला था, तब ना ये इतना बड़ा प्रजापति घोषित हुआ था। तो ये गरीब किसानों की मदद करता था। और कहा जाता है इसने बहुत तरह के कार्य किए थे, इसीलिए मुर्शिदाबाद आज भी वेस्ट बंगाल में जगह का नाम है। भूराजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए ताकबी ऋण भी दिया। राजस्व वसूली की ठेकेदारी व्यवस्था ने किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ भी बढ़ा दिया। इस राज्य में प्रशासन का स्वरूप मुगलों के समान ही रहता तथा धार्मिक मामलों में भी उन्हीं नीतियों को अपनाया जाता होगा ही, क्योंकि ये भी तो उन्हीं के वंशज थे, मैं बार बार ही कह रही हूँ। हिंदू और मुसलमानों को रोजगार और प्रशासन में समान अवसर दिया। इस प्रकार आरंभिक शासकों ने बंगाल को स्थिरता प्रदान की। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ मुगल शासक आए तो उसमें सिर्फ एक अकबर ही अच्छा था, और उसके सल्तनत में कहा जाता है इसका शासन अच्छा था। किसका शासन अच्छा था? सल्तनत के समय में तो थोड़ा अच्छा था ये आपको कि तुगलक राजवंश का थोड़ा अच्छा इसमें प्रभाव था। नहीं तो जितने भी शासक शासन किए ना, वो लोग हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते थे, और हमारे यहाँ के हिंदू बहुत प्रताड़ित होते थे उस समय। अब ऐसी बातें नहीं हैं। अब ये इतिहास है, इतिहास में आपके किताब में दिया हुआ है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। अब तो सारे लोग समझते हैं कि मानव को मानव धर्म निभाना है, जाति धर्म तो इंसान बनाता है, भगवान सबका, अल्लाह सबका, गॉड सबका एक है ना। चलिए कम टू द पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे वही बताएं कि जिस लोगों ने खुद को फ्री किया, आज़ाद किया, किससे आज़ाद किया? तो मुगलों से आज़ाद किया। जिसने अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो वो कौन थे? तो वो थे बंगाल, एक बंगाल हो गया, दूसरा हैदराबाद। हैदराबाद ने भी खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। मुगलों के अधीन अवध और हैदराबाद दो प्रमुख प्रांत थे, जहाँ बुरहान उल मुल्क एवं निज़ाम उल मुल्क आसफजला ने क्रमशः स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इन दोनों राज्यों के संस्थापक का मुगल दरबार में काफ़ी प्रभाव था, लेकिन दरबार के षड्यंत्र से तंग आकर इन्होंने अपने अपने प्रांतों को स्वायत्त शासन में परिवर्तित किया। दोनों राज्यों के शासकों ने अपने शासन को स्थिरता प्रदान करने के लिए आय के स्रोत राजस्व प्रशासन को व्यवस्थित करने पर सबसे अधिक ध्यान दिया। बंगाल की ही तरह राज्य वसूली में ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। वस्तुतः मुगलों से अलग होकर बनने वाले स्वायत्त राज्यों में लगभग उन्हीं की व्यवस्था को अपनाया गया। वे सभी राज्य अपने क्षेत्रों में एक या दो अधिक शासकों से समय से व्यवस्थित रहते। उसके बाद राज्यों को उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता जो बाद में मुगल शासकों ने की। अतः एक दो उदाहरण को छोड़, जैसे अवध के शासक द्वारा लखनऊ में किया गया स्थापत्य कला का विकास, मुगल प्रांतों में निर्मित राज्यों की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं रही। ये राज्य एक तरह से अपने संस्थापक की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की उपज थे। यह आकांक्षा मुगलों की कमजोरी से पैदा हुई थी। कहा जाता है कि मुगल लोग जहाँ रहा वहाँ पे ही डेवलपमेंट किया, पूरे इंडिया में डेवलपमेंट नहीं किया। जैसे वो लोग नॉर्थ की तरफ ज़्यादा रहता था तो उसी इलाके को डेवलप किया। देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। राजपूत राज्य, राजपूत कहाँ पे रहते थे? बेसिकली तो राजस्थान में, है ना। भारत का कौन सा प्रांत राजस्थान हुआ? तो आप ईस्ट और वेस्ट से बीच से मध्य प्रदेश के बगल से ऊपर वाला पूरा इलाका है, वो राजस्थान है। पिछली इकाई में आपने राजपूतों के विषय में पढ़ा था। राजपूत के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे कि ये लोग राजस्थान, रजवाड़े, मेवाड़ के सारे शासक होते थे, और इनके साथ ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी मुगलों की, है ना। एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक वर्ग के रूप में इनका उदय पूर्व मध्यकाल में हुआ था। अध्याय 4 में मुगलों की विभिन्न राजपूत राजवंशों के बीच संबंध के विषय में आप पढ़े होंगे। हाँ, पढ़ा है आपने। अकबर ने शक्तिशाली वर्ग के साथ स्थायी मित्रता कर मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। अकबर ने क्या किया था? यही कारण था कि अकबर ने यहाँ पर शादी विवाह का कॉन्सेप्शन डेवलप किया था, और यहाँ शादी विवाह हुआ इस परिवारों के साथ, और तब जाकर अकबर ने मुगल डायनेस्टी को ज़्यादा दिन तक यहाँ पर स्टैब्लिश्ड किया। अकबर ने शक्तिशाली वर्ग के साथ स्थायी मित्रता करके मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की,
औरंगजेब के परवर्ती मुगल शासकों के काल में यह संबंध टूटने लगा। औरंगजेब बहुत कड़ा था, कड़ा मतलब क्या, वो बहुत दकियानूसी विचारों का था, पुराने विचारों का था, तो इसके कारण हिंदुओं से उसका नहीं पड़ता था। अब ध्यान दीजिएगा, और मुसलमानों में भी जो आधुनिक मुसलमान हुआ करते थे उससे भी उसका नहीं पड़ता था। वो तो इतना कड़ा था, इतना मतलब संकोची और इतना बदमाश था कि आखिरी समय में अपने पिता को, जो पिता ने ताजमहल बना के मुगल का कहते हैं खजाना खाली कर दिया था, कहा जाता है उस ज़माने में उसको बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, ऐसा हमने सुना है, कहीं पढ़ा नहीं है, सुना है। तो समझ जाइए कि जब इतना पैसा खर्चा हुआ होगा, और कहा जाता है उसी का वो कारण है मुगल का पतन होने का, कि वो खजाना खाली हो गया था। तो इसका उसको इतना गुस्सा था कि हिंदी का क्लास 9th का एक किताब का चैप्टर है, उसमें ये कहानी, मीना या कोई कहानी है, उसमें मैंने बचपन में ही 8 या 9 में पढ़ा था, वो फिर से खोज के मैं पढ़ूंगी। तो उसमें दिया, मैंने पढ़ा था कि वो उसने शाहजहां को ताजमहल के सामने एक छोटा मस्जिद बना के उसमें कैद कर दिया था, और छोटा सा बक्सा नुमा एक 2 आंख से देखने के लिए खिड़की खोल दिया था, कि जब कभी भी आपको बेचैनी ज़्यादा लगे अब्बा जान, तो इस खिड़की से उसी ताज को देखना जिस ताज को बनाने के लिए पुतू ने हमारे पूरे खानदान को नस्तो नाबूद और रास्ते पे रोड पे ला दिया। तो ये बहुत कड़ा था। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे वही बात दे रहा है कि मुगल्स में जो औरंगजेब के परवर्ती मुगल्स थे और औरंगजेब के साथ जो थे, वो लोग सब अब धीरे धीरे औरंगजेब से क्या करने लगे, दूरी करने लगे। और जब औरंगजेब से दूरी करने लगे, धीरे धीरे उसका राजवंश भी खत्म हो गया और वो बूढ़ा होकर मारा गया। मुगलों के लगातार कमजोर होते जाने और उसके अधीन के प्रांतों का स्वतंत्र राज में बदलने की प्रवृत्ति ने राजपूतों में भी स्वतंत्र राज स्थापित करने की लालसा पैदा कर दी। यानी कि आपस में ही लड़ते लड़ते, षड्यंत्र करते 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 मुगल्स की भी स्थिति खराब हो गई। अब राजपूतों ने खुद को क्या कर लिया, खुद को फ्री किया, पूर्णतः आजाद ली। प्रमुख राजपूत वंशों ने धीरे धीरे अपने को मुगल सत्ता से मुक्त करना प्रारंभ किया, साथ ही दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। अब राजपूत लोग देखने लगा कि यहाँ पर अब है नहीं मुगल्स, और ब्रिटिशर्स भी अभी उतना हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू कर दिया। परंतु इन राज्यों ने अपने यहाँ कोई नियंत्रण और नियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था कायम नहीं की थी। पहले की तरह इन्होंने पुनः आपस में संघर्ष करना शुरू किया। इस तरह ये अपने शक्ति और साधन को नष्ट करते रहे। लेकिन कि मानव शुरू से ही लालची प्रवृत्ति का रहा है, उसको लालच होता ही है, और लालच के कारण हम लोग आपस में लड़ते गए, और अब मौका हम किसको दे दिए, तो हम यूरोपियंस को मौका दिए कि अब आप हमारे ऊपर शासन कीजिए। हमारी बुराई तो थी ही, हमारा समाज देख के पहले तो आया था यूरोपियंस व्यापार करने, लेकिन जब वो व्यापार करने आया तो देखा, अरे वाह, ये कैसा सिस्टम है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, यहाँ का शासककर्ता भी कैसा बेवकूफ़ है, खाली दिन रात भोग विलास आराम में रहता है, और यहाँ का प्रजा भी कैसा दकियानूस में ज़िंदगी बिताता है। तो ऐसे करते करते क्या बना, लोग धीरे धीरे इंडिया इज़ द लैंड ऑफ पुअर एंड बैड्स, वो बोलता था, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ पुअर एंड बैड्स। और पुअर और बैड्स यानी पुअर क्या बोले, यहाँ पूर है और बाद है, तो पुअर एंड बैड्स बोलता था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज को उसने बहुत करीब से देखा, और धीरे धीरे उन्होंने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। तो ये उसी का ये था, नतीजा था कि 18वीं सदी में भी हम सभी एक होके, संगठित होके अपने राज्य का विस्तार कर सकते थे, मगर हमने कभी संगठित होकर काम करने की कोशिश ही नहीं की। हमने हमेशा अकेले काम करने की इच्छा जाहिर की, जिसके कारण हम क्या हुआ, पुनः हम किसके अंदर में आ गए, तो हम यूरोपियंस के अंडर में आ गए। 13वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर जयपुर का सवाई जय सिंह 1681 से लेकर 1743, वह एक विख्यात खगोल शास्त्री था। खगोल शास्त्री जो पृथ्वी के बारे में पढ़ता है, बताता है। इस क्षेत्र में उसकी गणना बहुत हद तक सही थी। उसने जाटों से प्रांत क्षेत्र पर जयपुर शहर की स्थापना की, जयपुर की स्थापना की थी, है ना, सवाई जय सिंह, है ना, वो जो उसी का किला भी है, इसका GK GS में भी पूछता है, किसने बनवाया हवाई किला,
उसके बाद आ जाइए, उसने आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। यूनानी रेखागणित, यूक्लिड्स की पुस्तकें, रेखागणित के तत्व का संस्कृत में भी उन्होंने क्या करवाया, अनुवाद करवाया। उस जमाने में भी देखिए बुद्धिमान लोगों का जन्म होता था। अब अगले चैप्टर में मैं पुनः पढ़ाती हूँ, नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि हमारा जाता नहीं रहता है। ठीक है, तब आप लोग ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए।